ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड नामिनी से मिलते हैं। वो एक सिंपल सी लेकिन बहुत प्यारी लड़की है। वो दिल की बिल्कुल भोली है। वो अपने काम से अपनी जिंदगी से तंग आ गई है। मेरी तरह वो भी एक आम लड़की है जो एक कॉल सेंटर में काम करती है। मेरा मतलब हम सब ने कभी ना कभी ऐसा नौकरी तो किया होगा जब आपको ऐसा लगता है कि आप सब इससे ज्यादा के लायक है ना। मेरे अपने कंप्यूटर स्क्रीन में एक वैरायटी शो देखते देखते काम कर रही थी। वो बिल्कुल मेरी तरह है। मैं भी ब्रेक में कभी कभी रील देख लेती हूँ। मेरे का एक सपना है। वो एक टीवी राइटर बनना चाहती है, लेकिन वो अब 32 साल की हो गई है। उसे लगता है अब ये एक बस सपना ही रह जाएगा। वो सोचती है अब बहुत देर हो गई है। जब वो काम करती है तभी एक कस्टमर का कॉल आता है। वो कस्टमर से उठपटांग सी बातें बोल देता है। वो बातों को सुनने के बाद वो उदास होकर रेस्टरूम में चली जाती है। वो बाथरूम में जाके चुपके से रोने लगती है। ये सीन देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम सभी ने कभी न कभी अपने लाइफ में ऐसा मायूसी का पल को महसूस किया होगा। लेकिन मेरी हार नहीं मानती है। वो बार बार खुद को समझाती है और फिर काम पे लग जाती है। मुझे इस लड़की का स्पिरिट बहुत ज्यादा पसंद आया। नेक्स्ट सीन में हम हमारी इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम किम सिन है। कहने को तो ये बंदा है एक न्यूज एंकर, लेकिन थोड़ा अड़ियल और गुस्सेल टाइप का है। हाल ही में इसके बुरे बर्ताव की वजह से इसका डिमोशन हो गया है और इसे एक मॉर्निंग शो नाम के एक डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है। और वो इस बात से बहुत नाराज है। वो ऑन एयर अपना सारा भड़ास निकाल देता है। वो कहता है वो अपने पोजीशन में वापस आएगा और एक अच्छा रिपोर्टर बन के दिखाएगा। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक दिन मीरे अपने कार लेने के लिए नीचे आती है और वो देखती है कि कोई उसके ड्राइवर सीट में बैठा है। वो कोई और नहीं थी बल्कि फ्यूचर मीरे थी। वो कहती है मैं तुम हूँ और मैं 2038 से टाइम मशीन पर बैठ के आई हूँ। वो पूरी तरह से काले कपड़ों में है, एकदम बॉस लेडी की तरह। जब मीरे उसको देखती है उसे लगता है ये कोई सन की आंटी है। फ्यूचर मीरे हंसती है और वो कहती है मैं तुम हूँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ। लेकिन हमारे मीरे को तो उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वो कहती है ये कहाँ से आ गई है एक सन की औरत। वो कहती है आंटी अब ये कैसी फिल्मों की बातें कर रही है। फ्यूचर से आई हुई आंटी मीरे कहती है तुम मेरी बात मानो और तुम यहाँ पे मत जाओ। लेकिन हमारी मीरे उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से अपनी कार लेके चली जाती है। फ्यूचर मीरे ने मीरे को उस रास्ते पर जाने के लिए मना किया था जहाँ पे वो रोज जाती है। लेकिन जैसे ही मीरे उस चौराहे पे पहुँचती है और अपने गाड़ी को मोड़ती है, लेकिन ठीक उसके पीछे वाले कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और आप अंदाजा लगा ही सकते हैं वो कार किसकी थी। वो और किसी और की नहीं बल्कि हमारे मेन लीड किम सिन का था। मीरे कहती है ओह माय गॉड, उस आंटी ने तो सही कहा था। नेक्स्ट सीन में हम मीरे को देखते हैं। वो अपने घर में आती है, तभी वहाँ पे वो फ्यूचर मीरे को पाती है। वो बिल्कुल उसके घर के सामने उसका वेट कर रही थी, जिसको देखने के बाद हमारी मीरे चौंक जाती है। मीरे तो डर के मारे पुलिस को बताने लगती है। तभी फ्यूचर मीरे अपने अतीत के बारे में उसको बताने लगती है। सबसे पहले तो आंटी मेरे अपने बचपन के निकनेम के बारे में बताती है ककामो। इस नाम का मतलब है काली, क्योंकि वो हमेशा दिन में बाहर रहती थी और धूप में पूरा उसका स्किन काला पड़ गया था, इसलिए उसके डैड ने उसको प्यार से ककामो बुलाता था। मीरे कहती है ये सब इन्फॉर्मेशन तो तुम कहीं से भी ला सकती हो। लेकिन तभी फ्यूचर मीरे उसको एक फटा हुआ नोट का दूसरा टुकड़ा दिखाती है, जिस पर मीरे के डैड का सिग्नेचर था। और उस नोट के बारे में सिर्फ मीरे और उसके डैड ही जानते थे। जब उस नोट के दोनों टुकड़े मिलते हैं तभी मीरे पूरी तरह से हैरान हो जाती है। अब तो उसे विश्वास करना ही पड़ा। फ्यूचर मीरे जो 57 ईयर ओल्ड है, लेकिन वो अभी भी यंग दिखती है। वो मीरे से हंसते हुए कहती है मैं वहाँ पे सबसे ज्यादा बुरी लगती हूँ। फ्यूचर मीरे को बताती है मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी शादी किम सिन ही से ना कराऊं। वो उसकी शादी किसी और जगह पे करवाना चाहती है। वो मीरे को सिर्फ एक ही बात समझाती है। वो कहती है तुम उस बदमाश किम सिन ही से दूर रहना। मीरे पूछती है क्यों। फ्यूचर मीरे गहरी आवाज में जवाब देती है जिस आदमी से तुम प्यार करोगी वो किम सिन ही की वजह से मारा जाएगा। ये सुनने के बाद मीरे के रोंगटे खड़े हो गए। फिर मीरे कहने लगती है ये तो सच में एक सीरियस मामला है। फ्यूचर मीरे एक गाने के कंपटीशन में मीरे को पार्टिसिपेट करवाती है और मीरे वो कंपटीशन जीत जाती है। उसके बाद मीरे को फ्यूचर मीरे जेजू आइलैंड पर ले जाती है। फ्लैशबैक में हम वही कंपटीशन का सीन देखते हैं जहाँ पे मीरे ने रेड ड्रेस पहन के आई थी और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और वहाँ पे काफी कॉमेडियन सीन भी था।
फिर हम प्रेजेंट सीन का सीन देखते हैं जहाँ पे फ्यूचर मीरे और मीरे वो दोनों फर्स्ट क्लास की सीट बुक करते हैं। मीरे बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर फ्यूचर मीरे उसे डांटती है और कहती है तुम बहुत बुद्धू हो, मैं यहाँ पे तुम्हारी फ्यूचर को बर्बाद करने से बचाने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हारे फ्यूचर को बदलने के लिए आई हूँ, ना कि छुट्टियाँ मनाने। फ्यूचर मीरे से कहती है तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो और मैं तुम जैसी लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो बात बात में रोने लगती है। वो मीरे के जले हुए इंसान की तरफ इशारा करती है और कहती है क्या तुम अब भी ऐसा लाइफ जीना चाहती हो। फ्यूचर मीरे के लिए स्टडी गाइड लाती है। वो कहती है तुम सिविल सर्विस के लिए परीक्षा दो और सिविल सर्विस जॉब के लिए तैयारी करो। मीरे कहती है लेकिन मेरा सपना तो वैरायटी राइटर बनना है। फिर हमारे ड्रामा के सेकंड मेन लीड का एंट्री होता है जिसका नाम है सेजू। ये बंदा तो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो अपना नकली आइडेंटिटी बनाता है। वो एक वीजे के हिसाब से नौकरी ज्वाइन करता है। वो भी एक जॉब के रिलेटेड जेजू पे आया था। दूसरी तरफ हम फ्यूचर मीरे को देखते हैं। उसे याद आता है सिंजू को एक यूना नाम की लड़की से प्यार हो गया था। वो भी एक रिपोर्टर थी। फ्यूचर मीरे जल्दी से मीरे को सिंजू से मिलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चूक जाती है। दूसरी तरफ हम मीरे को देखते हैं और फ्यूचर मीरे उसको बार बार डांटती है। वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम पानी से दूर रहना, लेकिन हमारी मीरे तो मीरे ही है। वो कभी किसी की बात को मानती है भला। वो उसकी बातों को इग्नोर करके स्विमिंग पूल पे चली जाती है स्विमिंग करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है। मीरे की ड्रेस खुल गई थी पानी के अंदर, जिसकी वजह से उसको काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। तभी वहाँ पे फ्यूचर मीरे आती है। ये सिचुएशन देखने के बाद वो काफी गुस्सा करती है और मीरे को एक कस के थप्पड़ मारती है और वो उसे वहाँ से ले जाती है। वो मीरे से कहती है क्या तुम अपने भाई के ऊपर निर्भर रह के मरना चाहती हो। बेचारी मीरे रोते हुए कहती है उसके अंदर बदलाव लाने के आत्मविश्वास नहीं है। वो कहती है मुझे डर लगता है। फ्यूचर मीरे गुस्सा होकर कहती है अगर तुम खुद से लड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सकती तो तुम कहीं जाके मर जाओ। ये सुनने के बाद हमारी मीरे को काफी बुरा लगा। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे मीरे अकेले समुंदर के किनारे टहल रही थी। वो पानी में जा रही थी। वो पानी में डूबने ही वाली थी। तभी उसके सामने एक छोटी मछली चली आती है और उस मछली को वो देखने लगती है। दूसरी तरफ हम सेजू को देखते हैं। वो भी मीरे को दूर से देखे जा रहा था। मीरे को पहली नजर से देखने के बाद ही सेजू को प्यार हो गया उससे। शायद इसे ही कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। फिर हम मीरे को देखते हैं। वो उस मछली के साथ खेलने लगती है। मीरे देखती है कि वो फिश पे जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। हम मीरे को देखते हैं वो समुद्र में डुबकी लगाती है और तैरने लगती है। उसके चारों तरफ सिर्फ मछलियाँ थी और वो फिशेस के साथ खेल रही थी। और दूसरी तरफ हम हमारे सेकंड मील लेट को देखते हैं। वो तो उसको देखने के बाद पूरी तरह से लट्टू हो गया था। मीरे की क्यूट और भोली पर्सनैलिटी के चक्कर में हमारा हीरो तो शर्माने लग गया उसको देखने के बाद। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे मीरे फ्यूचर मीरे का हाथ पकड़ के कहती है तुम मेरे ऊपर से गिव अप मत करो। मीरे कहती है मेरे अंदर नया कॉन्फिडेंट आ गया है। फिर हम मीरे को देखते हैं वो सियोल आने के बाद सबसे पहले अपना जॉब से रिजाइन करती है। उसका नौकरी सुनने का तरीका सबसे अनोखा था। वो अपने गुस्सेल कस्टमर को गाना गाते हुए अपना जॉब से रिजाइन कर देती है। ये सीन देखने के बाद मुझे काफी मजा आया क्योंकि वो एक बॉस वुमेन की तरह एक्ट कर रही थी। नौकरी छोड़ने के बाद वो अपनी ड्रीम जॉब यानी वैरायटी राइटर बनने के लिए अपना सफर को स्टार्ट कर देती है। वो काफी मेहनत करके पढ़ाई करती है। नेक्स्ट सीन में हम सेजू को देखते हैं। वो अपनी दादी जो कि एक ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के मालकिन है, वो अपने ग्रैंडमा से मिलके आता है। वो कहता है मैं सबसे छोटा वीजे के हिसाब से काम करने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हम किम सिन को देखते हैं। वो भी अपने एंकर का सीट वापस लेने के लिए चेयरमैन के पास आता है। चेयरमैन लेनो से उल्टा डांट देती है। वो कहती है तुम काफी बोरिंग हो। बेचारा सिन चुपचाप अपने इंसल्ट को सह जा रहा था। वो अपने इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए वो बाहर चला आता है। तभी उसकी मुलाकात सेजू से होती है। सिन अपना गुस्सा का भड़ास सेजू के ऊपर निकालता है और वो कहता है तुम एक घटिया विजे हो। दोनों के बीच में काम को लेकर थोड़ी छोटी सी बहस भी होती है। सिन को लगता है कि सेजू को इस इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई समझ नहीं है। दूसरी तरफ हम मीरे और फ्यूचर मीरे को देखते हैं। वो दोनों कार में बैठ के बात करते हुए जा रहे थे। फ्यूचर मीरे को समझाती है तुम्हारा वैरायटी राइटर बनने का सपना उसी किम सिन ह्यू की इंडस्ट्री के अंदर आता है। अगर तुम दोनों एक ही ऑफिस के अंदर काम करोगे तो ये तो तय है तुम दोनों आपस में जरूर टकराओगे। इन सब बातों को सुनने के बाद मीरे काफी नर्वस हो गई थी। बस और होना क्या था, धड़ाम।
मीरे की कार सीधे किम सिन ही की कार से टकरा जाती है। मीरे बड़बड़ाने लगती है। वो कहती है भगवान के किस्मत को यही मंजूर था। सिन अपने कार से गुस्से में बाहर निकलता है और मीरे उसको देखने के बाद पहचान जाती है। फ्यूचर मीरे जो अभी भी कॉल पे थी वो कहती है एक बुरी नियति भी तो नियति ही होती है। हम जिससे मिलने वाले होते हैं उससे हमेशा मिलते ही हैं, इसलिए किस्मत और तकदीर डरावनी होती है। टक्कर के बाद मीरे के दिमाग में क्या चल रहा होगा आप सब ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है जिससे दूर रहने के लिए कहा गया था उसी से मैं टकरा गई, और इंश्योरेंस भी नहीं है, और ऊपर से रिपेयर का खर्च आसमान छू जाएगा, और अगर ये बात मेरे भाई को पता चला तो वो मुझे मार ही डालेगा। ये सब सुनने के बाद मीरे अपने पीठ में दर्द होने का नाटक करती है। ये लड़की तो बहुत चालाक है, लेकिन उसकी ये दुख भरी कहानी सुनने के बाद हमारा हीरो बिल्कुल भी उससे इम्प्रेस नहीं होता है। वो उसे सीधा ऊपर खींचता है और गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। मीरे सिन की बातों को सुनने के बाद इतना हर्ट हो जाती है वो सीधा वीडियो बनाने लगती है। सिन कहता है चलो पुलिस स्टेशन, ये बोल के वो उसे जबरदस्ती कार के अंदर बैठा लेता है और उसे पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाता है। मीरे बेचारी चुपचाप मान लेती है, लेकिन पुलिस स्टेशन के लिफ्ट के अंदर अचानक मीरे कॉन्फिडेंट हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उसने सिन की ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ अजीब देखा था। दरअसल सिन का लाइसेंस 1 साल पहले एक्सपायर हो गया था। लो अब तो हीरो फंस गया। बेचारा सिन तो अब दबाव में आ जाता है। मीरे उसे साफ साफ कहती है तुम मुझे रिपेयर का खर्चा दे दो और मैं बात को यही रफा दफा कर दूंगी, लेकिन सिन तो ईमानदार बनने की धुन पे है। वो कहता है मैं पुलिस के सामने जाकर सबको सच बता दूंगा। तभी सिन मेरे का स्टडी बुक देखता है। वो उसे लंबा चौड़ा भाषण देता है और वो कहता है अगर तुम एक रिपोर्टर बनना चाहती हो तो तुम्हें हमेशा ईमानदार रहना पड़ेगा। वो कंटिन्यूअसली अपनी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। मीरे बड़बड़ाते हुए कहती है दूसरों को ज्ञान देना कितना आसान है ना। जब सिन मीरे की कोई बात नहीं मानता तब मीरे अपना आखिरी चाल चलती है। मीरे खुद से कहती है बकरी को फंसाने के लिए पहले चारा डालना पड़ेगा। वो उसकी झूठी मूठी तारीफ करने लगती है। वो कहने लगती है मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। वो ड्रामा करने लगती है और हमारा बकरा फंस जाता है। मीरे जोर से चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं तुम्हें टीवी पे वापस देखना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो फुल ऑन ड्रामा क्वीन है। ये कितना ड्रामा करती है। मीरे उससे कहती है तुम 1 साल के बाद अपना क्राइम कन्फेस कर लेना, तब तक पब्लिक तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। सिन मान जाता है लेकिन उससे उसका मोबाइल नंबर मांगता है। तभी मीरे फ्यूचर मीरे की बोली हुई बातों की याद करने लगती है। वो कहती है पतली गली से निकल लेना ही बेहतर होगा। ये बोल के वो अपने कार में बैठती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागने के बाद मीरे कहती है हाँ मैंने बिल्कुल सही किया, किसे चाहिए मुसीबत। नेक्स्ट सीन में हम मीरे को देखते हैं। वो घर आती है और दूसरी तरफ हम फ्यूचर मीरे को देखते हैं। फोन पे हुई बातचीत के बाद वो काफी टेंशन में आ गई थी। तभी वो घर में आती है। तभी वहाँ पे उसका भाई आता है। भाई घर पे आने के बाद अपने घर में एक अजनबी आंटी को देखने के बाद मीरे के ऊपर गुस्सा होता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन हम फ्यूचर मीरे को देखते हैं। जूही को देखने के बाद उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सीन काफी ज्यादा फनी था। फ्यूचर मीरे रोते रोते कहने लगती है ओप्पा आई मिस यू। दूसरी तरफ हम मीरे के भाई को देखते हैं। बेचारा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे, क्योंकि उसके सामने एक आंटी उसको अपना बड़ा भाई बोल रही थी। बेचारा कंफ्यूज होकर अपने रूम में चला जाता है। मीरे फ्यूचर मीरे से पूछती है क्या मेरा भाई फ्यूचर में मर जाएगा। ये सुनने के बाद फ्यूचर मीरे उसे तेज निगाहों से देखती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती है। वो मीरे को कसम देती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में नहीं जाओगी। मीरे सोचने का टाइम मांगती है लेकिन फ्यूचर मीरे उसे सोचने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त देती है। फ्यूचर मीरे कहती है मेरे लिए 1 दिन का वक्त 1 महीने का जैसा है। फ्यूचर मीरे से मीरे कहती है शायद ये बढ़ती उम्र का साइड इफेक्ट है, यहाँ पे टाइम बहुत जल्दी बीतता है। लेकिन बेचारी को ये नहीं पता था कि फ्यूचर मीरे का जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में है। बेचारी को क्या पता फ्यूचर मीरे के लिए समय बहुत ज्यादा कीमती है। जब मीरे नीचे जाती है दूसरी तरफ हम फ्यूचर मीरे को देखते हैं। वो खिड़की से अपना पर्दा को हटाती है जहाँ पे उसने विंडो में अपना प्लान बना के रखा था। प्लान ये था कि मीरे की शादी सिन की जगह सिंजू से करवानी है। और दूसरी तरफ हम मीरे के भाई का तस्वीर को देखते हैं जहाँ पे लिखा था ओप्पा आई लव यू, आई एम सॉरी, आई मिस यू। वो बार बार अपने भाई का तस्वीर को देखने के बाद रोए जा रही थी। वो कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ओ ये तो बहुत बड़ा रहस्य है।
दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं, वो खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसके कंपनी का एक प्रोड्यूसर उसे फोन करके मजाक करता है। वो कहता है मुझे सब कुछ पता है। ये सब सुनने के बाद बेचारा सिन का डर बढ़ जाता है। वो सोचता है बाद में मीरा उसका सारा पोल खोल देगी। सिन मीरा को कॉल करके बताता है कि तुम सच में एक टीवी राइटर बनना चाहती हो तो अभी YBS स्टेशन चली आओ। मीरा हिचकिचाते हुए YBS पे पहुंचती है। वो काफी खुश हो गई थी और सिन उसे मौका देता है और एक नौकरी भी देता है, लेकिन उसके बदले में वो उससे कहता है तुम मेरे एक्सपायर्ड लाइसेंस के बारे में किसी को मत बताना। सिन ने उसे फंसाने के लिए क्या मस्त जाल फेंका है। मीरा वादा करती है कि वो 1 साल तक चुप रहेगी। मीरा को मॉर्निंग शो के टीम में डाला जाता है जहाँ पे उसका भाई प्रोड्यूसर था, लेकिन बेचारी मीरा अपनी नई नौकरी पे लग जाती है। वो बहुत मेहनत करती है। वो किम सिम का नंबर अपने मोबाइल पे अनाउंसर किम सिम के नाम से रखती है, क्योंकि उसे डर था कि फ्यूचर मीरा को अगर ये पता चल जाएगा तो फ्यूचर मीरा उसके ऊपर काफी गुस्सा करेगी। तभी गलियारे में मीरा की मुलाकात उसके भाई से हो जाती है। भाई मीरा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन मीरा दौड़ के एक एडिटिंग रूम के अंदर छुप जाती है जहाँ पे पहले से हमारा सेकंड मेल लीड सीजू मौजूद था। सीजू मीरा को देखने के बाद पहचान जाता है। वो कहता है तुम तो वही लड़की थी जिसको मैंने समुद्र में खेलते हुए देखा था। वो मीरा को उसके भाई से बचाता है और उसका मजे लेते हुए कहता है क्या वो सुंदर है। सीजू मजाक करते हुए कहता है तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मुझे नहीं मिलवाओगी, वो काफी चार्मिंग है। और ये बोल के वो हंसने लगता है तो मीरा उसको डांट देती है। वो कहती है वो मेरे भैया है। मीरा भी सीजू को पहचान लेती है, लेकिन वो उस रिजॉर्ट बड़े लड़के के हिसाब से नहीं बल्कि एक एडिटर के हिसाब से जिसका वीडियो पर वो एडिट कर रही थी। सीजू थोड़ा निराश होता है, लेकिन मीरा की तारीफ करता है। वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा। तभी मीरा को फ्यूचर मीरा का ग्रैंड प्लान के बारे में याद आता है, सीजू को पटाओ। दूसरी तरफ हम फ्यूचर मीरा को देखते हैं। उसे पता चल गया था कि मीरा अभी YBS में आ गई है, जिसको सुनने के बाद वो सीधा YBS के स्टेशन में चली आती है। तभी वहाँ पे मीरा और सेजू एक साथ जा रहे थे। तभी फ्यूचर मीरा की नजर मीरा के ऊपर पड़ती है। वो सीधा मीरा को खींच के अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी फ्यूचर मीरा की नजर सेजू के ऊपर पड़ती है। वो अचानक सेजू को अपने इतना क्लोज देखने के बाद वो तो खुशी के मारे पागल हो जाती है। वो खुद से कहने लगती है ओ माय गॉड क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। वो तुरंत बात को बदल देती है। वो कहने लगती है मैं मीरा की माँ हूँ। ये बोल के वो उससे झूठ बोलने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो यहाँ का भीजे है और वो यहीं पे काम करता है, वो खुशी से उछल पड़ती है। वो सेजू से पूछती है क्या तुम सिंगल हो, क्या तुम्हें हाल ही में किसी से पहले नजर में प्यार हुआ है। सेजू मीरा की तरफ देखता है। वो कहता है नहीं अब तक तो नहीं। सेजू काफी शर्मीला है, लेकिन उसकी आंखों में प्यार साफ झलकता है। ये सुनने के बाद फ्यूचर मीरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो मीरा को अपने साथ ले जाती है। वो कहती है क्या तुम जानती हो ये कोई साधारण विजय नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है। वो कहती है सिन और मीरा की टीम अभी भी एक है, इसका मतलब किस्मत भी उन दोनों को मिलवाना चाहती है, लेकिन मैं अब तुम्हें एक सही लड़के से मिलवाऊंगी। फ्यूचर मीरा को नया प्लान बताती है। वो कहती है सेजू को पटाओ। वो कहती है सिंड्रेला की कहानी सिर्फ ड्रामा में ही नहीं होती है और तुम वही लड़की हो जो अपनी हैप्पी एंडिंग खुद लिख सकती हो। फ्यूचर मीरा सिन की तस्वीर हाथ पर लेके माफी मांगती है। वो कहती है मैं वैसी लाइफ दोबारा नहीं जी सकती। ये बात तो साफ पता चलती है कि फ्यूचर मीरा सिन के साथ बिताई हुई अपनी पुरानी जिंदगी से बहुत दुखी थी। ये सुनने के बाद मीरा वहाँ से चली जाती है। फिर हम मीरा को देखते हैं। वो सीजू के पास आती है। वो अपना काम दिखाती है और वो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। मीरा को लगता है कि सीजू बहुत अच्छा लड़का है। तभी सिन जो मीरा को ढूंढ रहा था वो फ्यूचर मीरा से मिलता है। फ्यूचर मीरा तब बहुत गुस्से में थी। वो सिन से कहता है दुनिया बहुत जल्दी ही देखेगी कि वो कितना स्वार्थी और अहंकारी है। सिन को लगता है ये दोनों माँ बेटी मिलकर उसे लाइसेंस की वजह से फंसाना चाहती है, लेकिन तभी फ्यूचर मीरा रोते हुए उसे चिल्लाती है। वो कहती है तुमने उसे क्यों मारा। वो कहती है तुमने ये जानबूझ के किया, तुम उसे मरने के लिए वहाँ पे कैसे छोड़ सकते हो। फ्यूचर मीरा साफ साफ नहीं बताती है कि सिन ने किसे मारा, लेकिन वो बस यही कहती है जिससे वो प्यार करती थी सिन ने उसे मार डाला। ये सुनने के बाद सिन भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे मर्डर और प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ हम मीरा के भाई को देखते हैं। वो मीरा को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं जो मीरा का इंतजार कर रहा था। वो सेजू के ऊपर गुस्सा दिखाता है। वो कहता है तुम कौन हो तो मुझे भला बुरा समझाने वाले, क्या तुम चेयरमैन ली के जासूस हो। सिन को डाउट हो गया था कि सिंजू एक अमीर ज्यादा है। दूसरी तरफ हम मीरा को देखते हैं। वो अपने भाई और एक सीनियर राइटर का बात सुनने के बाद वो काफी उदास हो जाती है और अपना नौकरी छोड़ने का डिसाइड करती है।
मीरा काफी हिम्मत जुटा के सिन से मिलती है। सिन गुस्से में आके उसके ऊपर पानी फेंक देता है और कहता है वो आज जाके खुद को पुलिस के हवाले कर देगा और मीरा के ऊपर धमकी देने का मुकदमा फाइल करेगा। मीरा भी पलट कर सवाल करती है क्या हाईवे में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? जब सिन पूछता है तुम्हें कैसे पता, मीरा वो अपना पूरा हिम्मत जुटा के कहती है तो वो तुम ही हो वो बदमाश जिसने मेरे प्यार को मारा। मीरा कहती है मैं अब खुश होने का दिखावा नहीं करूंगी, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार खुद से करती हूँ। मैंने अभी भी अपना नया लाइफ स्टार्ट करने का कोशिश किया है और तुम अभी मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। वो कसम खाती है वो अपना गोल को पाने के लिए कुछ भी करेगी और आखिर तक जिंदा रहेगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम सेजू को देखते हैं, वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ये सब बातों को सुन रहा था। वो मीरा को रोकता है। उसके आंखों में आंसू देखने के बाद वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? मीरा टूट जाती है। वो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं अब और ठीक होने का नाटक नहीं करना चाहती हूँ। जब मीरा कहती है मैं अब खुश होने का और नाटक नहीं करूंगी, तब हमारा प्यारा विजय उसे एक लेटर देता है और कहता है तुम इसे पियो, तुम्हें इससे बेटर फील होगा। लेकिन हमारी बिंदास फीमेल तो बियर चूज करती है। वो कहती है मुझे बियर पीना है। वो कहती है मुझे नौकरी से इसलिए नहीं निकाला जा रहा है कि मैं काबिल नहीं हूँ, मुझे तो इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि मैं 32 साल की हो गई हूँ। मुझे मेरी एज की वजह से मुझे जॉब से निकलवाया जा रहा है। वो बियर को ड्रिंक करती है। वो बिंदास स्टाइल से कहती है मैं 0 से सब कुछ स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट दिन में हम मीरा को देखते हैं। वो ऑफिस में अपना बैग ढूंढ रही थी। तभी सब स्टाफ मिलकर मीरा को बुली करते हैं और किम सिन अपना मीटिंग को स्टार्ट करता है। जब सिन को ये बात पता चलती है कि मीरा को अपना एज की वजह से निकलवाया जा रहा है, ये सुनने के बाद उसे काफी बुरा लगा क्योंकि बढ़ते एज की वजह से उसका भी डिमोशन हुआ है। तभी जीन अचानक मीरा को एक नया स्टोरी प्लान करने का आइडिया देता है। मीरा कहती है हमें स्टोरी को कवर करना चाहिए। वो एक दादाजी के बारे में बताती है जो हमेशा सभी रिपोर्टर के ऊपर पानी फेंक देते हैं। मिन सिन से कहती है तुम्हें अपना सेलिब्रिटी और घमंडी इमेज को त्यागना पड़ेगा अगर तुम व्यूवर्स चाहते हो। तो अब आप कोई एंकर नहीं है, आपको अब अपनी इमेज खराब करने की हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी। सिन खुद से बड़बड़ाने लगता है। वो कुछ देर सोचता है और कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है तुम सही बोल रही हो, तुम्हारी बात में दम तो है। वो उस स्टोरी को कवर करने के लिए राजी हो जाता है और मीरा को उस स्टोरी का राइटर बना देता है। ये सुनने के बाद तो सब चौंक जाते हैं। उसके बाद हम मीरा के भाई को देखते हैं। वो मीरा से गुस्से में पूछता है तुम सिनजू को कैसे जानती हो और तुम सिन को भी कैसे पहचानती हो? जब मीरा कहती है हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तब उसका भाई कुछ और ही समझ लेता है। वो उसे चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम इस उम्र में उसके साथ सोई थी? मीरा चिल्लाते हुए कहती है बिल्कुल नहीं। तब उसका भाई कहता है क्या तुम दोनों की शादी हो गई है? मीरा कहती है आप बकवास करना बंद कीजिए। मीरा चिल्ला के कहती है तुम ओवरथिंक कर रहे हो, हमारा बस छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ था। मीरा अपने भाई के सामने एक इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुमसे अपना सारा रिश्ते नातों को तोड़ दूंगी। तभी मीरा को एहसास होता है कि उसका भाई सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरे नजरों के सामने मेरी बहन को बुली किया जाए। ये बात मीरा के दिल को छू गया। मीरा अपने भाई से एक मौका चाहती है और उसका भाई मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर वो फेल हुई तो नौकरी छोड़ेगी, घर छोड़ेगी, अपने भाई के पसंद के लड़के से शादी करेगी। मीरा तुरंत मान जाती है और दोनों भाई बहन मिलकर पार्टी करने लगते हैं। फिर हम घर का सीन देखते हैं। मीरा अपने काम को लेकर बिजी थी और दूसरी तरफ हम फ्यूचर मीरा को देखते हैं। वो कंटिन्यूसली मीरा को परेशान किए जा रही थी। तभी वहाँ पे भाई आ जाता है और फ्यूचर मीरा सीन के बारे में सुनने के बाद घबरा जाती है। मीरा कहती है अब से मैं तुम्हारी कोई भी बात के ऊपर विश्वास नहीं करूंगी। वो कहती है क्योंकि सीन मुझे देखने के बाद हंस रहा था। मीरा उससे पक्का सबूत मांगती है, लेकिन टाइम टेबल करने की वजह से वो कोई सबूत नहीं दे पाती है क्योंकि ये नियमों के खिलाफ थे। मीरा कहती है तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब फ्यूचर मीरा कहती है तुम मेरी बात का विश्वास करो। ये सुनने के बाद उसका भाई वहाँ पे चला आता है और दोनों बहनें एक साथ लड़ने लगती है। जब उसका भाई उन दोनों को डांटता है, उन दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। वो दोनों ही चिल्लाते हैं ओपा तुम चले जाओ, और बेचारा भाई दरवाजा बंद करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फ्यूचर मेरे हाल मार के कहती है मैं अब तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। जैसे ही वो अकेली होती है तभी फ्यूचर मेरे को सीने में दर्द होता है। वो सोचती है नहीं ये अभी नहीं हो सकता, इसका मतलब है टाइम टेबल करना जानलेवा हो सकता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सीन काफी कॉन्फिडेंट होकर दादाजी के पास स्टोरी कवर करने के लिए जाता है, लेकिन बेचारे बकरे के ऊपर कंटिन्यूसली दादाजी पानी
पे पानी फेंके जा रहा था। ये सीन तो काफी ज्यादा मजेदार था। बेचारा एंकर अब पूरी तरह से भीग गया था और हमारा गुस्सा एंकर अपनी सारी भड़ास मीरे के ऊपर उतारने लगता है। तभी मीरे एक छोटा सा पप्पी लेके दादाजी के पास आती है। छोटे छोटे पपीज के बच्चे को देखने के बाद दादाजी का मन पिघल जाता है और वो उससे बात करने के लिए राजी हो जाते हैं। सीन धीरे से बताता है कि दादाजी वो अपने दिव्यांग बेटे के लिए काफी ज्यादा दान करते हैं। सीन भी अपनी दर्द भरी कहानी उस दादाजी के साथ शेयर करता है। सीन कहता है उसका पिता काफी ज्यादा बीमार था, तभी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने उसे एक ऑफर दिया था, वो अगर उसकी गरीबी को फिल्माएगा। ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी उसकी गरीब लाइफ को फिल्माने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है अगर तुम परमिशन दोगे तो मैं तुम्हारा हॉस्पिटल का सारा बिल पे कर दूंगा। लेकिन सिन ने अपना क्लास फिल्म की इमेज को बचाने की वजह से मना कर दिया और जिसकी वजह से उसका पिता गुजर गए। सिन कहता है ये ऐसा था जैसे कि मैंने उसे खुद मार दिया हो। वो कहता है इसलिए मैं हमेशा दान से जुड़ी खबरों को मैं खुद करता हूँ। सिन दादाजी को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है आप अपने बेटे के बारे में लोगों से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग आपके बेटे को हेल्प कर पाए। इस तरह से अपनी स्टोरी को हासिल कर लेता है। इसके बाद हम मीरे को देखते हैं। एडिटिंग रूम में आने के बाद वो सिन से पूछती है क्या तुम्हारी स्टोरी सच्ची थी। सिन सीधे जवाब नहीं देता। वो कहता है तुम्हें पृष्ठभूमि के पीछे छुपी हुई सच्चाई को देखना चाहिए। सिन मेरे को अपने आंखों में देखने के लिए कहता है ताकि वो पता लगा सके कि वो सच बोल रहा है या फिर नहीं। सिन को अपने इतना क्लोज देखने के बाद बेचारी मेरे थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, लेकिन सिन उसका फेस को पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है। सिन मेरे के आंखों की तरफ देखते हुए कहता है मुझे तुम्हारी आंखों के अंदर कुछ दिख रहा है, एक काली छाया जैसे कि तुम एक ब्लैक होल के अंदर गिर सकती हो। वो फिर से मेरे के सामने आके झुक के कहता है बुरी नियति, और ये कह के वो उसे धक्का मार देता है और अपने आप से दूर हटा देता है। मेरे इस बात को मजाक समझती है, लेकिन जब सिन उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा हो जाता है मेरे बेचारे फिर से अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। वो खुद से कहती है आज का मौसम कितना गर्म है, ये कुछ ज्यादा ही हॉट है। वो अनजाने में मुस्कुरा देती है। तभी सिन उसके बालों को सहलाता है। तभी मेरे को फ्यूचर मेरे की बताई हुई चेतावनी याद आती है और बेचारी अपने बालों को धोने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है फ्यूचर से आई हुई मीरे की। वो उसे देखती है और उसको ऊपर झाड़ू से मारने लगती है। वो उससे कहती है तुम अपना बाल क्यों धो रही हो। मीरे कहती है मैंने बहुत समय से अपने बालों को नहीं धोया था क्योंकि मेरे पास काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था। फ्यूचर मेरे को ताना मारने लगती है। वो कहती है तुम सिन के साथ कितना ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। वो कहती है ऐसे ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी, तुम भी मेरी तरह गलती कर रही हो। तब मेरे उससे पूछती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी शादी सिन से हो गई थी। फ्यूचर मेरे सैड होके कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब फ्यूचर बदल चुका है। वो मेरी एक गलती थी और वो मेरा पास्ट था, अब ये तुम्हारा प्रेजेंट है। अब तो लगता है शायद सिन की शादी रिपोर्टर इनक्यू से होगी। ये सब सुनने के बाद मीरे अपने सीनियर से इंक्यू के बारे में पूछती है। तभी वहाँ पे इंक्यू आती है। वो काफी ज्यादा प्रिटी थी। तभी फ्यूचर मीरे की कही हुई बात मीरे को याद आती है। वो कहती है इंक्यू नाम की एक लेडी है, वो बिल्कुल चुड़ैल जैसी है, उसे तुम बच के रहना। इंक्यू ऑफिस में आती है। वो चमचागिरी करना स्टार्ट कर देती है। वो खुद को दिखाती है कि वो कितनी ज्यादा प्यारी है। वो सबके सामने मीठी मीठी बात करती है, लेकिन मेरे से बात करने के समय वो तुरंत जहरीली हो जाती है। वो मीरे की उम्र को लेकर ताना मारती है। मीरे खुद से बड़बड़ाने लगती है। वो कहती है तुम तो सच में एक जहरीली नागिन निकली। मीरे यूकोन से अपना एज के बारे में पूछती है। यूकोन झूठ बोलती है। वो कहती है मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। मीरे बड़बड़ाने लगती है ये कितनी झूठ बोलती है। तभी यूकोन सिन का हाथ पकड़ के उसके पास बैठ जाती है और सिन उससे कहता है यूकोन का कोई करीबी सहेली नहीं है, इसलिए मीरे को उसका दोस्त बन जाना चाहिए। सिन बताता है मेरी वजह से यूकोन का कार एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसे रिकवर होने के लिए 6 महीने का टाइम लगेगा। सिन को यूकेन का इतना केयर करते हुए देखने के बाद मीरे को काफी जेलसी फील होती है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। बात तो पक्की है, हमारी हीरोइन को जलन हो रही थी। दूसरी तरफ हम यूकेन को देखते हैं। वो सेजू के पास आके बैठती है और वो जानबूझ के छोटे छोटे कपड़े पहन के अपने पैरों को शो ऑफ करने लगती है और वो सेजून के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। सेजून एक जेंटलमैन बनते हुए अपना कोट को उसको उड़ा देता है, लेकिन यूकेन उस जैकेट को जमीन पे फेंक देती है और सेजू बेचारा फिर से वो जैकेट को उसे पहना देता है।
लेकिन यूकिन उस जैकेट को फिर से जमीन पे फेंक देती है। बेचारा सेजू को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो उसे डायरेक्ट कह देता है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। लड़की का प्लान पूरा फ्लॉप हो गया। वो इंसल्ट होने के बाद बाहर चली आती है। तभी वो मीरे से मुलाकात करती है। वो कहती है मैं सेजू को डेट करने वाली हूँ, तुम हमारे बीच से दूर रहना। ये सुनने के बाद मीरे घबराते हुए फ्यूचर मीरे के पास जाती है। हम फ्यूचर मीरे को देखते हैं, वो आंटियों के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रही थी। फ्यूचर मीरे सेजू को पटाने का तरीका बोलती है, तुम्हें अब सिर्फ पानी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन हमारी बेचारी बुद्धू मीरे, उसे तो कुछ भी पता नहीं है। वो कहती है मुझे पानी को लेके क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे पानी पीना है या स्प्रे करना है। फ्यूचर मीरे कुछ नहीं कहती, उसे बस एक पानी का बोतल पकड़ा देती है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं। शाम को हम सेजू को देखते हैं, वो मीरे को अपना घर छोड़ने के लिए ले जा रहा था। तभी मीरे पानी के बोतल से पानी वाला कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो पानी अपने ऊपर स्प्रे करती है और गलती से सेजू के ऊपर भी स्प्रे कर देती है। सेजू उसे कार वॉश की तरफ ले जाता है, वहाँ पे भी पानी था। कार वॉश करते हुए वो दोनों म्यूजिक सुन रहे थे। ये काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता अगर हमारी बुद्धू मीरे गलती से खिड़की ना खोल देती और वो दोनों ना भीग जाते तो। वो दोनों वापस ऑफिस आके मोमबत्तियां जला के काम करने लग जाते हैं। सेजू मीरे को एक कंबल उड़ा देता है। मीरे कहती है हम दोनों मिलकर इस कंबल को आधा आधा बांट लेते हैं। मीरे अपने जलने के निशान के बारे में सेजू से बताती है। ये तब लगा था जब उसके मॉम डैड मिलकर लड़ाई कर रहे थे। सेजू उसे सांत्वना देता है। तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो 2013 में वापस आता है टाइम ट्रेवल करने के बाद। ये टकला आदमी कौन है, क्या ये फ्यूचर सिन है या उसका भाई है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर हम किम सिन ही को देखते हैं जिससे एक सपना आता है। वो सपने में मीरे से मिलता है जहाँ पे उसे कार एक्सीडेंट की वजह से चोट लगा था। सिन उससे माफी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें एक और चोट का निशान दे दिया। और फिर वो उसे किस करता है। सिन ओ माय गॉड करके चीख के उठ जाता है और जब उसे पता चलता है कि ये एक सपना था, वो तुरंत मीरे के पास जाता है और वो उससे पूछता है तुम्हें ये निशान कब से है। मीरे उसे घटिया इंसान बोल के वहाँ से चली जाती है। हम मीरे की स्टोरी को देखते हैं जो टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रही थी। सेजू उसे क्रेडिट में उसका नाम दिखाता है। मीरे खुश होने के बाद सेजू को गले से लगा लेती है। दूर से ये सब सीन देख लेता है। वो जोर से मेज पे अपना हाथ मारता है और चिल्लाने लगता है। वो चीखते हुए कहता है मैंने पहले ही कहा था टीम के सदस्य में कोई भी डेटिंग नहीं कर सकता है। मैंने पहले ही कहा था टीम के मेंबर आपस में एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते हैं। बेचारा किम सिन कंफ्यूज और अकेला जब उन दोनों को एक साथ हंसते हुए देखता है, तब वो बिना सोचे समझे जेलसी की वजह से चिल्लाने लगता है। बाद में वो जब अकेला होता है वो अपने आप से कहता है आखिर मुझे हो क्या गया है। हाँ बेचारा था तो उसे अब एहसास हो रहा है कि वो मीरे को पसंद करने लगा है। दूसरी तरफ हम मीरे को देखते हैं। उसे औपचारिक रूप से सबसे छोटा राइटर होकर टीम से मिलवाया जाता है, लेकिन ये सब एक हफ्ते का ट्रायल है। लेकिन दूसरी तरफ हम यूकियोन को देखते हैं। वो एक महंगे बार में जाती है जहाँ पे वो देखती है कि सेजू वहीं पे बैठा हुआ है। वो तुरंत उसके पास जाके बैठ जाती है। वो सोचती है विजय होने के बाद भी इतना अमीर है तो फ्लर्ट करना तो बनता है। वो अपनी अदाओं के साथ उसको लुभाने की कोशिश करती है और वो कहती है हम तो टीम के सदस्य हैं। दूसरी तरफ हम फ्यूचर मीरे को देखते हैं। वो अपनी छोटी सेल्फ को अटारी में खींच के ले जाती है और वो उससे बकबक करने लगती है। वो कहती है इस विंडो पे लगा हुआ मेरे प्लान को ध्यान से तुम देखो। वो कहती है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वो कहती है उसने एक खतरनाक टाइम मशीन का इस्तेमाल किया है और गंभीर नियम को तोड़ा है। मैंने ये सब क्यों किया, तुम्हें बचाने के लिए और अपनी जिंदगी जीने के लिए। वो बताती है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, शायद 1 और 2 महीने ही बचे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिताया हुआ एक दिन उसके लिए 1 महीने के बराबर है। ये सब सुनने के बाद मीरे चौंक जाती है। वो कहती है ओ ये तो सच में एक टाइम लिमिट वाला सस्पेंस है। फ्यूचर मीरे घबराते हुए कहती है तुम कहीं सीजू को यूकिन से हार ना जाओ। मीरे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर मीरे एक बड़ा राज से पर्दा हटाती है। क्या होगा अगर सिंजू और यूकिन एक दूसरे के लिए बने थे। वो कहती है उसके टाइमलाइंस के हिसाब से सिंजू को यूकिन से प्यार हो गया था, लेकिन मीरे अभी तक उसकी बातों को विश्वास नहीं कर रही थी। तब फ्यूचर मीरे कहती है ठीक है तो जाओ और दोनों लड़कों को हार के अपनी छोटी सी जॉब को लेके खुश रहो। दूसरी तरफ हम बार का सीन देखते हैं जहाँ पे यूकिन सेजून को भाषण सुनाने लगती है। वो कहती है तुम्हें पैसे सोच समझ के खर्च करना चाहिए, क्योंकि वो एक वीजे है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। वो खुद सेजू के लिए पानी डालती है और खाने का बर्तन सजाती है। सेजू उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है तुम ये अपनी आदत को छोड़ दो।
तुम्हारे जैसी लड़की को ऐसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसके सामने बर्तन रखता है। वो कहता है तुम्हें अपनी पहचान इस तरह से नहीं बनानी चाहिए। तुम वैसा ही बर्ताव करती हो जैसे लोग तुमसे करवाना चाहते हैं। यूकियोन हैरान होकर अपनी आंखों से आंसू पोंछती है। वाह, सेजू सिर्फ अमीर नहीं बल्कि एक सच्चा जेंटलमैन भी है। ये सीन बहुत ज्यादा प्यारा था। दूसरी तरफ हम मीरे को देखते हैं। वो घर में आके अपने मास्टर प्लान के बारे में सोचते सोचते वहीं पे सो जाती है। वो एक सपना देखती है। सपने में वो हॉस्पिटल के बेड में लेटी है। उसके सामने वाले बेड में सीजू लेटा हुआ था। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी छेड़खानी करते हैं। तभी उन दोनों के सामने उसका भाई का आवाज आता है। उसका भाई उन दोनों के सामने ही लेटे हुए थे, जिसकी वजह से वो उन दोनों डर के मारे उन दोनों का नींद उड़ जाता है। वो दोनों अपने बिस्तर से उठ जाते हैं और वो दोनों अलग अलग बिस्तर पे थे, लेकिन एक ही सपना दोनों को आया था। ये तो किस्मत का मजेदार इशारा है क्योंकि दोनों ने एक ही सपना देखा। सिन अपनी डिक्शनरी खोलता है और मीरे भविष्य देखने वाला वर्ड के सामने रुक जाता है। वो आफ्टर लाइफ वाले वर्ड के सामने रुक जाता है। ऑफिस में सिन मीरे के हर एक काम पे मदद करता है। वो ऑफिस का एक टूर भी कराता है मीरे के साथ। घूमते घूमते वो मीरे के भाई के ऑफिस के सामने चला आता है, जहाँ पे वो बैठ के अपना हेयर कट करवा रहा था। वो दोनों तुरंत दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। सिन तो अब मीरे का प्रोटेक्टर बन गया है। इसके बाद वो दोनों एक ड्रेसिंग रूम पे जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे कॉस्ट्यूम थे। मीरे एक्साइटेड होकर एक एक कॉस्ट्यूम ट्राई करके देख रही थी। सिन को एक कॉस्ट्यूम पसंद आ जाता है। वो उसे पहन लेता है। तभी हम मीरे को देखते हैं। वो एक पिंक कलर की ड्रेस पहन के आती है और वो उससे पूछती है मैं कौन सी डिज्नी प्रिंसेस की तरह दिखाई दे रही हूँ। सिन कहता है मुलान जिसने सिंड्रेला का कपड़ा चुरा लिया है। वो दोनों इस तरह से मजाक कर रहे थे। तभी मीरे के बाल अचानक सिन के कॉस्ट्यूम के ऊपर अटक जाता है। सिन उसके ड्रेस को सिल के ठीक कर देता है। धागा काटने के बहाने से वो मीरे के काफी क्लोज आ जाता है। दोनों को रोमांटिक एहसास होता है। सिन मीरे से पूछता है तुम कब फ्री हो। मीरे कुछ नहीं कहती। उसके बाद हम मीरे को देखते हैं। वो काम में काफी ज्यादा बिजी थी। वो कई दिनों से घर नहीं गई थी। फ्यूचर मीरे उसे चेतावनी देती है तुम्हारी मेहनत बिल्कुल बेकार है, वैसे भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम यूकियोन को देखते हैं। वो सिजिन के साथ लंच कूपन के बहाने खाना खाने लगती है। वो सिन से झूठ बोलती है कि मीरे उन दोनों के शादी के अफवाह को लेकर काफी ज्यादा खुश है। सिन को ये बात काफी अजीब लगती है। तभी बड़ी छटनी का न्यूज आता है उन दोनों के पास। सिन को पता चलता है कि आधे से ज्यादा स्टाफ को निकलवाया जा रहा है। सेजू अपनी दादी चेयरमैन ली से इस बारे में बात करता है, लेकिन दादी उसकी बात नहीं मानती। फ्यूचर मीरे को पता चलता है कि सेजू ही वो लड़का है जिसको फॉर्चून टेलर मिल सकता है। तभी मीरे फ्यूचर मीरे से पूछती है क्या तुम चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी मर्दों के ऊपर निर्भर रहूं? क्या इसीलिए तुम्हारी ये हालत हुई है? ये सुनने के बाद फ्यूचर मीरे को काफी गुस्सा आता है, लेकिन मीरे कहती है पहले मैं खुद को कामयाब करूंगी। दूसरी तरफ हम कर्मचारी को देखते हैं। वो सिन से चेयरमैन ली से बात करने के लिए कहता है। जब सिन की नजर एडिटिंग रूम में बैठी हुई मीरे के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे मीरे अपना नाम को बार बार देख रही थी। मीरे की मेहनत देखने पर सिन को एक आइडिया आता है। ऑन एयर जाने से पहले ठीक 5 मिनट पहले चेयरमैन ली स्टूडियो पे आती है। सिन तुरंत बगावत करता है। वो कहता है जब तक टीम को बरकरार रखने का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो ऑन एयर नहीं जाएगा। सिन कहता है उन्हें OIBS की छटनी पर बात करना चाहिए। चेयरमैन ली हार मानती है और टीम को बरकरार रखती है। सिन तुरंत सत्य और न्याय के बारे में बोलता है। मीरे ये सब देखती है और तभी मीरे के दिल में सिन को लेकर प्यार जागने लगता है। हम मीरे को देखते हैं। वो अब एक जूनियर राइटर बन गई थी क्योंकि वो मेहनती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका शो का गेस्ट नहीं आने वाला है। मीरे को समन की बहुत ज़रूरत थी। तभी हम फ्यूचर मीरे को देखते हैं जो समन बन के वहाँ पे आती है। सिन और फ्यूचर मीरे आमने सामने होते हैं। सिन कहता है कि वो किस्मत के ऊपर यकीन नहीं करता है। फ्यूचर मीरे कहती है क्या मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊं? वो सिन को सिन के बचपन की कहानी सुनाती है और डिक्शनरी से मीरे नाम के वर्ड को पढ़ने के बारे में बताती है। सिन हैरान हो जाता है। सिन उससे अपना भविष्य पूछने के बारे में कहता है। फ्यूचर मीरे सीधे कैमरे की तरफ देखती है, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मीरे के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी। वो सीधा सिंजू के मुंह के ऊपर बोल देती है तुम बर्बाद हो जाओगे। फ्यूचर मीरे की भविष्यवाणी ऑन एयर है। हमारा गुस्सा रंगकर किमसिन मजे के लिए समन से अपना भविष्यवाणी पूछता है। फ्यूचर मेरे कैमरे की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल बेकार है, तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारी पत्नी कर्ज चुकाते चुकाते थक जाएगी।
अगर मैं सच बोलूँ तो तुम एक जंगली जानवर से ज़्यादा और कुछ नहीं रहोगे। सिन को अपमान बोध होता है, लेकिन वो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से ये बातचीत को वहीं पे ख़त्म करता है। और दूसरी तरफ हम उस टकले बूढ़े आदमी को देखते हैं जो इस इंटरव्यू का वीडियो देख रहा था और उसे उसका लोकेशन पता चल जाता है। खतरा तो बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। दूसरी तरफ हम मीरे को देखते हैं। वो फ्यूचर मीरे से पूछती है, तुमने अभी ये सब क्या बोला? फ्यूचर मीरे कहती है, मैं तुम्हें साफ साफ एक बात बता दूं, तुम्हें उसके साथ कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। वो बताती है, कर्ज में डूबी जिंदगी में ना नींद आती है और ना ही आंसू। हम मीरे को देखते हैं, उसके पास दोनों लड़के एक टाइम में कॉल कर लेते हैं और एक टाइम में ही डेट पे जाने के लिए पूछते हैं। मीरे के लिए अभी फैसले का वक्त है। एक तरफ किम सिन जो उसको स्टडी डेट के लिए इनवाइट कर चुका है और दूसरी तरफ सेजू भी उसको डेट के लिए इनवाइट कर चुका है। फ्यूचर मीरे से बोलती है, चुनाव तुम्हारा है, मुझे यकीन है तुम सही चूज करोगी। मीरे दोनों लड़कों के पास जाती है और सिन को अनदेखा करके सेजू से मिलती है। इस बात को लेके बेचारा सिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हम मीरे को देखते हैं, वो बस स्टॉप पे सेजू से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ कल अम्यूजमेंट पार्क में चलोगे? बाद में हम मीरे को देखते हैं, बस में वो सिन का कॉल उठाती है। कॉल करके सिन उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक नहीं थी? दोनों मिलकर लेसन को रीशेड्यूल करते हैं। मीरे का दिमाग तेजी से चल रहा है, वो दोनों लड़कों को एक साथ टेस्ट करना चाहती है। दूसरी तरफ हम फ्यूचर मीरे को देखते हैं, वो बिल्डिंग से बाहर आते ही बेहोश हो जाती है और ठीक वो चेयरमैन ली के सामने गिरती है। चेयरमैन उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में चेयरमैन ली उससे साफ साफ कह देती है, मैं जानती हूँ तुम कोई फॉर्चून टेलर नहीं हो बल्कि एक सफाई कर्मचारी हो। लेकिन जब फ्यूचर मीरे कहती है, मैं सपने में फ्यूचर देख सकती हूँ, तब चेयरमैन के ध्यान अपने पोते के ऊपर जाता है। फ्यूचर मीरे साफ साफ बता देती है कि तुम्हारे पोते के लाइफ में हमें बहुत तकलीफें हैं। वो एक वीजे का काम करता है। अपना पोते के बारे में सब सच सुनने के बाद चेयरमैन अब सोचने में मजबूर हो जाती है। फ्यूचर मीरे चालाकी से चेयरमैन से कहती है, आप सिन नाम के लड़के को विदेश भेज दीजिए, तब आपका पोते का करियर सही हो जाएगा। और फिर वो उसे धमकी देती है। वो कहती है, मैंने सपनों में आपको देखा था थप्पड़ मारते हुए, मैंने अपने हाथों से आपको थप्पड़ मारा था मेरे सपने में। चेयरमैन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ये सब बताने की? तब फ्यूचर मीरे कहती है, भले ही छोटी मोटी चीजें बदल जाए लेकिन बड़ी घटनाओं को टालना मुश्किल है। वो चेयरमैन का रिजॉर्ट को बर्बाद होने का जिक्र करती है। नेक्स्ट सीन में हम मीरे को देखते हैं। वो फ्यूचर मीरे के पास आके कहती है, मैं किसी को पसंद करना बंद नहीं कर सकती और ना ही किसी को जबरदस्ती प्यार कर सकती हूँ। वो कहती है, इसलिए मैं दोनों लड़कों को डेट करूंगी और मैं देखूंगी कि मेरा दिल कहाँ पे है। अगले दिन हम मीरे और सेजू को देखते हैं। वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क में डेट का प्लान किए थे, लेकिन तभी बारिश हो जाती है जिसकी वजह से उसका डेट का प्लान कैंसिल हो जाता है। मीरे सेजू के साथ उसके अपार्टमेंट में उसका बनाया हुआ फिल्म देखने का सुझाव देती है। बेचारा सेजू तो फंस गया। विजय होना का नाटक करने के लिए वो एक अपार्टमेंट को रेंट पे लेता है। वो जैसे जैसे करके एक टूटा फूटा अपार्टमेंट का इंतजाम कर लेता है। कितना अजीब है ना, जब अमीर लोगों को गरीब बनने का नाटक करना पड़ता है। अपार्टमेंट में हम सेजू को देखते हैं। वो मीरे को फिल्म दिखाता है, लेकिन नर्वस होकर खुद के फिल्म के बारे में कमेंट्री करने लगता है। लेकिन मीरे का ध्यान तो सिर्फ फिल्म के ऊपर था। तभी सेजू उसके होठ से रोटी का टुकड़ा पोंछता है। तभी दोनों को नजदीकी महसूस होती है। हम दूसरी तरफ चेयरमैन ली को देखते हैं। वो सिन को विदेश भेजने के लिए धमकी देती है। सिन कहता है वो फायर होना पसंद करेगा, लेकिन चेयरमैन ली उसे नौकरी से निकलवाना नहीं चाहती है। हम सिन को देखते हैं। वो नीचे फ्यूचर मीरे से मिलता है। फ्यूचर मीरे को वो दीवार पे धक्का देके उससे पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सिन फ्यूचर मीरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था, जिसकी वजह से फ्यूचर मीरे का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। ये तो बिल्कुल साफ है कि वो अभी भी सिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ हम मीरे को देखते हैं। शाम हो गई थी। वो सेतु को डिनर के लिए मना कर देती है। वो कहती है एक अकेली लड़की को ज़्यादा देर तक किसी एक लड़के के घर में नहीं रुकना चाहिए। ये सुनने के बाद सेजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है, थैंक गॉड कि तुम मुझे एक फ्रेंड नहीं बल्कि एक मैन के हिसाब से देखती हो। उसके बाद हम मीरे को देखते हैं। वो बस से घर की तरफ जा रही थी, तभी सिन का कॉल आता है। वो उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। सिन मीरे को फिटनेस का महत्व समझाता है। वो तुरंत बास्केटबॉल खेलने लगते हैं और मीरे बास्केटबॉल में सिन को हरा देती है।
उसके बाद हम सिन और मीरे को देखते हैं, वो दोनों डिनर के लिए गए थे। डिनर पर सिन मीरे से कहता है मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। वो कहता है हर एंकर की ज़िंदगी में ऐसा चौराहा आता है। वो खुद भी प्रॉब्लम में है, क्या उसे हार मान लेना चाहिए या अपना रास्ता खुद को चूज़ करना चाहिए। मीरे को सिन का ये वीक साइड देखने के बाद बहुत बुरा लगता है। उसके बाद अब मीरे को देखते हैं, वो सीधा घर आके फ्यूचर मीरे को डांटने लगती है। वो कहती है तुम्हारी वजह से सिन का फ्यूचर बर्बाद हो जा रहा है। जब फ्यूचर मीरे को ये पता चलता है कि सिन को विदेश नहीं बल्कि देहात पे भेजा जा रहा है, ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है। ऑफिस में सिन सबसे कहता है मैं जल्दी वापस आऊँगा। तभी वहाँ पे मीरे का भाई आता है और सिन को दीवार की तरफ ढकेलते हुए कहता है क्या तुम मीरे को पसंद करते हो। सिन हिचकिचाते हुए मना कर देता है, लेकिन फिर वो कहता है कि सिरजू मीरे को पसंद करता है। तभी सबसे बड़ा झटका लगता है। चेयरमैन ली एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट में घोषणा करती है कि मॉर्निंग शो रद्द किया जाता है और इसका जिम्मेदार किम सिन ही है। ये तो बहुत बड़ा हमला था। सिन की टीम उसके ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि अब सब बेरोजगार हो गए हैं। सिन माफी मांगने के लिए चेयरमैन वुमन के पास जाने से पहले फ्यूचर मीरे से मिलता है। फ्यूचर मीरे सलाह देती है कि तुम झुक जाओ और माफी मांग लो। वो कहती है कि इस दुनिया में ईमानदार लोगों को सजा मिलती है। सिन कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो मैं एक अच्छा रिपोर्टर कैसे बन पाऊंगा। फ्यूचर मीरे उससे कहती है तुम हमेशा अकेले रहे हो, तुम्हें इसकी आदत है। सिन कहता है लगता है तुम्हें मेरे भविष्य के बारे में ही अच्छे से पता है। दूसरी तरफ हम मीरे और उसके भाई को देखते हैं। वो दोनों घर में बैठ के बहस कर रहे थे। बहस का टॉपिक था क्या सिन को अपने टीम के लिए नया राइटर की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ हम फ्यूचर मीरे को देखते हैं, वो सिन के साथ बात करने के लिए बाहर जाती है। वो सिन से कहती है तुम इतनी जल्दी क्यों हार मान रहे हो। मत भूलो तुम वही सिन हो जिससे मेन एंकर बनने की कसम खाई थी। वो उसे एक छाता देती है और तभी तूफान आ जाता है। और तभी मीरे भी फ्यूचर मीरे का मैसेज देख के अपने भाई को खींच के अपने साथ ले जाती है। चेयरमैन ली भी खिड़की खोलती है, उसे फ्यूचर मीरे की बताई हुई चेतावनी याद आती है। और तभी सबके सामने नामसाम टावर पर बिजली गिरती है और उसका शिखर टूट के गिर जाता है। ये तो किस्मत का सबसे बड़ा और जोरदार इशारा था। बिजली गिरने की घटना से सब हैरान है। मीरे का भाई चिल्लाता है अगर उसे पता होता तो ये उसे जरूर फिल्माता। मीरे कहती है अरे भाई तुम्हें कहाँ पता था कि ऐसा होगा। दूसरी तरफ हम फ्यूचर मीरे को देखते हैं। वो सिन को बताती है परसों सुबह मेट्रो स्टेशन में आग लग जाएगी। वो अपराधी का हुलिया बताती है और कहती है वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। वो उससे कहती है तुम इसे स्पेशल फीचर की तरह कवर करो। ये सुनने के बाद सिन और मीरे वो दोनों ही चौंक जाते हैं। मीरे अपने भाई से कहती है फ्यूचर मीरे जो भी बताती है वो सच है। सिन गुस्से में कहता है अगर ये सच है तो हमें इसे रोकना होगा। सिन कहता है मैं वो ऐसा इंसान नहीं हूँ जो बड़ी स्टोरी कवर करने के लिए लोगों को जान को मुसीबत में डाल दूँ। ये सुनने के बाद फ्यूचर मीरे को सिन के ऊपर गर्व महसूस हुआ। दूसरी तरफ हम जो कि पीडी को देखते हैं। वो सीसीटीवी कैमरे में लाल टोपी पहने हुआ अपराधी को देखने के बाद चौंक जाता है। ये देखने के बाद सेतु टूलर सुझाव देता है ये खबर वो लोग ब्रॉडकास्ट क्यों न करे। वो यूंकून से मदद मांगता है और यूंकून भी बिना किसी नखरे के फिल्माने के लिए ऑर्डर ले आती है। सिन को शक होता है कि सिरजू के पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत है, पर सीजू कहता है कि उनका प्लान सफल होगा। जाने में बचेंगी, शो भी मिलेगा और रेटिंग भी मिलेगी। सिन को रेटिंग वाली बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन सिंजू भी सही है। इस इंडस्ट्री में नतीजे भी मायने रखते हैं। मीरे का भाई ये सब सुनने के बाद गुस्सा करता है जब सेजू कहता है आग लगने की बात वो लोग ऑन एयर में बता देंगे। सिन तर्क देता है कि हजारों लोगों का जान दांव पे है और ये कितना अजीब लगेगा कि प्रोडक्शन टीम अचानक घटनास्थल पे पहुंच जाए। जो यूँ कहता है तुम्हारी वजह से ही हम मुसीबत में हैं। सिन बात मानता है, कहता है वो खुद जाके सबवे में अपराधी को रोकेगा और इस मिसल के लिए वो मीरे को अपने साथ चलने के लिए कहता है। भाई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन मीरे अपने मर्जी से फील्ड पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सिन बहाना बनाता है, वो कहता है कि वो मीरे को लेसन दे रहा है। उसके भाई गुस्से से उससे पूछता है सिन तुम कबूल क्यों नहीं कर लेते कि तुम मीरे को पसंद करते हो। सिन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर हम सब्बे सिन का सीन देखते हैं जब सब्बे का मुआयना करते हुए सिन कहता है, वो कहता है मैं स्वार्थी था, मैंने सोचा था यही मेरे करियर को बचाने का लास्ट चांस है। लेकिन मीरे उससे कहती है तुमने टीम के लिए काम किया है और अपने असूलों को भी तोड़ा है। सिन हमेशा की तरह गुस्से में जवाब देता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ।
मैंने उससे पूछती है तुम जानबूझ के खुद को बुरा इंसान क्यों साबित करना चाहते हो। सिन कहता है इस काम में सब कोई अपने लिए जीते हैं तो लोगों से करीबी क्यों बनानी। मैंने पूछती है फिर तुम यूक्योन उनके साथ फ्रेंडली क्यों हो। सिन जवाब देता है कि यूक्योन फ्रेश है और उसके सामने रहने से उसे आराम महसूस होता है, लेकिन तुम मेरे लिए खास हो। ये सुनने के बाद मेरे पर हिम्मत जुटा के पूछती है तुमने मुझे ही क्यों चुना। क्या तुम अपने बाकी जूनियर को भी बिल्डिंग का टूर कराते हो और प्राइवेट लेसन देते हो। सिन एक लंबा पोज लेता है और वो कहता है क्योंकि तुम खास हो। सिन ने तो साफ साफ बता दिया, जिसको सुनने के बाद मेरे के दिल की धड़कनें तेज धड़कने लगी। फिर सिन बात को घुमाते हुए कहता है मुझे ये पसंद नहीं है कि बार बार मैं तुम्हारे ऊपर ही ध्यान दूं क्योंकि तुम कोई काम सही से नहीं कर पाती हो। मेरे के आंखों में आंसू आ जाता है। जब वो पटरी में गिरने ही वाली थी तभी सिन उसे बचा लेता है। सिन कहता है मैंने किसी और को नहीं सिखाया है, यानी तुम पहली और आखिरी हो। मेरे को सिन का उसका ये भोला बर्ताव बहुत ज्यादा पसंद आया। दूसरी तरफ फ्यूचर मेरे को जब पता चलता है मेरे और सिन वो दोनों एक साथ काम में गए हैं और उन दोनों का लाइफ ही खतरे में है, वो मेरे को वार्न करती है ऐसे बड़ी बहन के साथ मत खेलो वरना और बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेरी उसे भरोसा दिलाती है और कहती है सब कुछ कंट्रोल में है। आग लगने वाले दिन सो ऑनियर है लेकिन वहाँ पे सिन नहीं था। क्यों ही वो बेचैन है तभी फ्यूचर मेरे को याद आता है आग सबवे स्टेशन में नहीं बल्कि सबवे कार के अंदर लगेगी। फ्यूचर मेरे को चिंता होने लगता है क्योंकि सिन और मेरे ट्रेन के अंदर थे। लाल टोपी वाला आदमी ट्रेन के अंदर आता है और ट्रेन के फ्लोर पर तेजाब जैसा कुछ चीजों को फैला देता है। सिन मेरे को बचाता है, तभी अपराधी आग लगा देता है। ये सीन बहुत डरावना था लेकिन सिन ने मेरे को तुरंत बचाया। यात्री धुएं से भरे ट्रेन से भागते हैं। सबवे स्टेशन पर स्प्रिंकलर असिस्टेंट काम नहीं कर रहा था। सेजू और यूक्योन मिल के पानी की टंकी के ताले को तोड़ते हैं क्योंकि अंदर की चेन से पानी को लॉक किया गया था। सिन अपराधी को पकड़ता है और ये लाइव फुटेज ऑन एयर चलता है। सिन अपराधी को पकड़ लेता है लेकिन अपराधी जैसे जैसे करके भाग जाता है। सिन मीरे को उसका पीछा करने के लिए कहता है लेकिन मीरे एक डिस्प्ले से टकरा के नीचे गिर जाती है। मीरे अपना फोन सिन की तरफ सरकाती है और वो कहती है तुम अपना रिकॉर्डिंग जारी रखो। सिन भारी मन से अपराधी की तरफ पीछा करने के लिए भागता है। सिन अपराधी को पकड़वा देता है और तुरंत मीरे के पास लौटता है। बिजली की तार से चिंगारियां निकल रही थी जिसके कारण कभी भी आग लग सकती थी। सिन डिस्प्ले को उठाता है और मीरे बाहर निकलती है, तभी स्प्रिंकल ऑन हो जाती है। दोनों भीग रहे हैं लेकिन राहत महसूस कर रहे हैं। ये सीन बहुत इमोशनल था। एक खतरा तो टल गया लेकिन तभी सीजू आता है और उन दोनों को एक साथ देखने के बाद बेचारे का दिल टूट जाता है। सीन ऑनियर जाता है और वो पूरी सच्चाई बताता है कि उन्हें घटना की पहले से खबर थी और उन्होंने लोगों को बचाने के लिए प्लान बनाया था। सिन फ्यूचर मेरे के पास आके कहता है किस्मत उन सब चीजों से डरावनी है जिनकी हम तैयारी कर सकते हैं, पर एक चुनाव भी भविष्य को बदल सकता है। फ्यूचर कोई पत्थर की लकीर नहीं है, आपकी चॉइस आपका फ्यूचर बदल सकती है। ये सब बात बोलने के बाद सिन ने फ्यूचर मेरे का मुंह बंद कर दिया। चेयरमैन ली को ये शो को बरकरार रखने के लिए ऑर्डर देना पड़ता है। जीत को सेलिब्रेट करने के लिए सिम की टीम बाहर जाती है। मीरा देखती है कि सिंजू और यूक्योन वहाँ पर नहीं है। सिन मीरे के साथ वॉक पे जाता है, तभी बाहर एक आदमी मीरे के साथ उलझता है तो सिन उसे समझदारी से डांटता है। सिन मीरे से पूछता है क्या मैंने अच्छा किया। सिन ने बिल्कुल मीरे के सामने एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट किया। सिन मेरे से पूछता है कहीं तुम्हारे हाथ पे चोट तो नहीं लगी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरे पूछते हैं क्यों। सिन कहता है क्योंकि मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही थी। सिन मेरे का हाथ पकड़ के अपने पॉकेट में डाल देता है और वो कहता है अब इस परेशानी को ही खत्म कर देते हैं। तभी पीछे से फ्यूचर मेरे उन दोनों को एक साथ देख लेती है। दूसरी तरफ हम यूक्योन को देखते हैं, वो एक अमीर आदमी के पार्टी पे आई थी। तभी वो सेजू को देखती है, वो एक वीआईपी रूम में बैठा हुआ था और उसने चश्मा लगाया हुआ था। तभी यूक्योन को ये एहसास होता है कि सेजू एक अमीर खानदान से है। सेजू बार में यूक्योन से ये कहता है कि तुम मेरे को इस बारे में कुछ भी मत बताना क्योंकि वो बहुत भोली है, ये जानने के बाद वो भाग जाएगी। यूक्योन को ये सुनने के बाद बुरा लगता है। सेजू से पूछता है क्या तुम सच जानने के बाद परेशान हो। यूक्योन तुरंत मुस्कुराती है और पहले की तरह उसके साथ दोस्ती में बात करती है। दूसरी तरफ हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे सेजू मेरे को स्माइल करते हुए देखता है और बेचारा सिन का चेहरा उदास हो जाता है। सिन जब मीरे और सेजू को एक साथ देखता है उसे काफी जेलसी फील होती है
उसके बाद वो एक पार्टी पे आता है और वो उन दोनों को भी इनवाइट करता है। दूसरी तरफ हम यूकियोन को देखते हैं। हम जानते हैं कि वो सेजू को पसंद करती है। यूकिन चालाकी से आके सेजू के पास बैठ जाती है। वो धीरे से सेजू के कान की तरफ आके कहती है, तुम्हारा राज मेरे मुंह के अंदर बंद है। तभी वहाँ पे मीरा आती है। सिन और सेजू मिलके अपना सीट देने के लिए कंपटीशन कर रहे थे। तभी मीरा का भाई कहता है, तुम मेरे पास आके बैठ जाओ। ये सब देखने के बाद मीरा को काफी एम्बैरेसमेंट फील होती है, इसलिए वो दूर जाके बैठ जाती है। तभी वहाँ पे न्यूज डायरेक्टर का कॉल आता है और सिन की टीम को काफी डांटा जाता है। वो सिन को डांटता है। वो कहता है, तुम्हें कुत्ते बिल्लियों की प्यारी स्टोरी कवर करनी चाहिए, ना कि एंकरमैन बनने का सपना देखना चाहिए। ये सुनने के बाद सिन को काफी बुरा लगता है और सब कोई निराश हो जाते हैं। मीरा कहती है, हम अपना खुद का शो क्यों नहीं बना सकते। सब कहते हैं कि इस बिजनेस में झुक के रहना पड़ता है, लेकिन मीरा कहती है, मुझे तो लगता है आप सब टॉयलेट हो, जब बॉस चाहे तब फ्लश कर दे। सिन कहते हैं, ठीक है, हम उन्हें दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम चेयरमैन ली को देखते हैं। सब कोई चेयरमैन ली को अपना नया शो बनाने के लिए नए नए आइडिया देते हैं, लेकिन चेयरमैन ली मना कर देती है और फ्यूचर मीरा की बात पर यकीन करने के लिए सबको डांटती है। वो कहती है, तुम इस झमेले से दूर रहो। मीरा का भाई तो तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन सिन अपनी चालाकी दिखाता है। वो कहता है, ठीक है, हम देहात पे जाके अपना शो बनाएंगे। वो चेयरमैन की बातों को इग्नोर करता है। तब तक वो इग्नोर करता है जब तक चेयरमैन अपनी हार मान के उसे 1 महीने का ट्रायल नहीं दे देती है। सब लोग नए ऑफिस को एक्साइटेड होकर सजाने लगते हैं। सिन भी मीरा को चेयर पे बिठा के धक्का देता है और मुस्कुराता है। ये मोमेंट बहुत क्यूट था। हम मीरा को देखते हैं, वो रात के शो के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे सिन के लेसन की याद आती है। सिन और मीरा दोनों ही एक टाइम में एक दूसरे को कॉल करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का ही फोन बिजी आता है। प्यार में ये छोटी छोटी बातें कितने मजेदार लगती है। सिन ने मीरा का नाम जूनियर रूकी से सेव किया है। मीरा का फोन लगता है। वो सिन से कल फ्री होने के लिए पूछती है। सिन जानबूझ के बिजी होने का नाटक करता है और फिर शेड्यूल चेक करने के बाद वो कहता है, मैं फ्री हूँ। तभी फ्यूचर मीरा आती है और पूछती है, क्या तुम इस आदमी से मिलती रहोगी जिसकी वजह से जिसे तुम प्यार करती हो उसकी मौत हो जाएगी। मीरा पूछती है, वो कौन है। फ्यूचर मीरा जवाब नहीं दे पाती है। मीरा कहती है, मैं और तुम, हम दोनों ही अलग लोग हैं। मैं तुम्हारी तरह लालची और घमंडी नहीं हूँ। फ्यूचर मीरा मानती है और वो कहती है, मैं तुम्हारी एज में बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, मोहली और सपनों से भरी। मीरा कहती है, मैं अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह कभी नहीं बनूंगी। फ्यूचर मीरा रोती है और वो वहाँ से चली जाती है। मीरा की बातें बहुत कड़वी थी, लेकिन सही थी। फ्यूचर मीरा की बात भी समझ में आती है। फ्यूचर मीरा उदास होकर जाती है, लेकिन तभी फ्यूचर मीरा की मुलाकात टाइम कॉप से हो जाती है, वही बुरा टकला आदमी। फ्यूचर मीरा भागने लगती है और वो टाइम कॉप उसका पीछा करने लगता है। तभी एक काली कार आती है और फ्यूचर मीरा को खींच के अंदर ले जाती है। अंदर बैठा आदमी उसे चेयरमैन ली के पास ले जाता है। चेयरमैन पूछती है, वो सिन में इतनी ज्यादा रुचि क्यों ले रही है। फ्यूचर मीरा सेजू को भविष्य के बारे में बताती है और वो ये भी कहती है, उसे रिपोर्टर के साथ शादी नहीं करना चाहिए। इस सब के बदले में चेयरमैन उसे छिपने की जगह देती है। अगली सुबह हम मीरा को देखते हैं। वो सिन की तरफ देखती है। सिन सनग्लास और मास्क पहन कर आया था। मीरा कहती है, अरे भाई, तुम अभी भी इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए हो। मीरा सिन को छेड़ती है। वो कहती है, हम दोनों ने मैचिंग आउटफिट पहना है। वो शो के लिए ट्रेन देखने के लिए बाहर निकले हैं। मीरा एक पोस्टर देखने के बाद उस पोस्टर के ऊपर फिदा हो जाती है। वो कहती है, सिन, तुम बिल्कुल इस आइडल की तरह दिखते हो। सिन मुस्कुरा देता है। सिन मीरा से पूछता है, तुम जब मुझसे पहली बार मिली थी तुमने क्या सोचा था मेरे बारे में। मीरा सिन के मुंह के ऊपर साफ साफ कह देती है, मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिससे मुझे हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। सिन मीरा से कहता है, मैं जानता हूँ ये सब बातें तुम्हारी मॉम तुमसे करती है मेरे बारे में। सिन मीरा को घूर के देखने लगता है। मीरा घबराते हुए सब्जेक्ट को चेंज कर देती है। तभी मीरा की नजर एक शादीशुदा जोड़े के ऊपर पड़ती है और वो सिन से पूछती है, हमारा अगला लेसन कब होगा जिसमें हम फिल्म देखेंगे और साथ में खाएंगे। सिन मुस्कुराता है। वो कहता है, अगली बार के लिए सिलेबस बनाना का वादा करता है। दूसरी तरफ हम सेजू को देखते हैं। वो मीरा का इंतजार कर रहा था। उसने छत पर एक रोमांटिक प्रपोजल तैयार किया था, लेकिन वहाँ पे मीरा नहीं आती। वहाँ पे यूक्यून आ जाती है। यूक्यून झूठ बोलती है। वो कहती है, वो दोनों अभी टीम मीटिंग पे होंगे, लेकिन सेजू जानता है। वो कहता है, मीरा का भाई तो अभी घर पे है।
सेजू कहता है मैं उन लड़कियों से नफरत करता हूँ जो मेरे पैसों के पीछे भागती है, लेकिन मीरे सिर्फ उसे एक विजय के रूप में जानती है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। क्योंकि उसे अपना लव कन्फेस करने का आइडिया देती है। वो जानबूझ के एक प्रपोजल का प्लान रखती है उसके सामने, ये सोच के कि मेरे को ये सब पसंद नहीं आएगा और वो सेजू को रिजेक्ट कर देगी। ये लड़की तो प्यार में अंधी हो गई है। शाम को जब मेरे बार में आती है, पूरा बार गुब्बारों और पोस्टर से सजा हुआ था। मेरे को यह सब कुछ जरूरत से ज्यादा और अटपटा लग रहा था। यूकी और मेरे को सेजू के पास खींचती और सेजू एक गुलाब का गुलदस्ता लेके उसके सामने आता है। सेजू उससे कहता है मैं से इजहार करना चाहता हूँ। वो कहता है मीरा आई लव यू। तभी वहाँ पे सीना जाता है। वो देखता है कि मेरे गुलाब का गुलदस्ता ले रही है। मेरे खुद से कहती है नो, ये तो बहुत खराब टाइमिंग है। सिन तनाव को तोड़ता है। वो कहता है मीरे ने ही उसे यहाँ पे बुलाया था। बेचारा सिन अपना दर्द को छुपाने के लिए माइक की तरह कांटा उठाता है और उन दोनों का इंटरव्यू लेने का एक्टिंग करने लगता है। वो जबरदस्ती उन दोनों को कांग्रेचुलेशन कहता है और निकल जाता है। मीरे गुलाब का गुलदस्ता नीचे रख के उसके पीछे भागने लगती है। ये लड़की बहुत अजीब है। जब वो सिन से प्यार करती है तो सेजू का इजहार क्यों लिया। मीरे जाके सिन को पकड़ती है और सिन मीरे के ऊपर बरस पड़ता है। वो कहता है तुमने मुझे जलाने के लिए यहाँ पे बुलाया था। मीरे चिल्लाती है। वो कहती है तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। सिन कहता है मुझे तुम जैसी लड़की से कोई बात सुननी ही नहीं चाहिए। मीरे गुस्से में कहती है अब मुझे समझ में आया कि फ्यूचर मेरे तुम्हारे खिलाफ क्यों थी। सिन कहता है गलती उसकी है ना कि फ्यूचर मीरे की। मीरे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कहती है मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि वो मैं नहीं थी। दोनों गुस्से में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये तकरार दिल तोड़ने वाली थी। सिन का गुस्सा जायज था, लेकिन उसने मीरे को अपनी बात बोलने का मौका नहीं दिया। दूसरी तरफ हम सेजू को देखते हैं। वो अपना टूटे हुए दिल को लेकर शराब पीने लगता है। बेचारा से पूरा देवदास बन गया था। यूकिन उससे माफी मांगती है। मीरे यूकिन को कॉल करती है और उससे माफी मांगने के लिए कहती है। सेजू बाहर सिन से मिलता है और सिन मीरे के बारे में कहता है वो इस तरह की लड़की है, अगर कोई भी उसे रोमांटिक इजहार कर दे तो उसके पीछे वो पागलों की तरह दौड़ने लगेगी। ये सुनने के बाद सेजू को बहुत गुस्सा आता है। वो सिन से कहता है अगर हमारी जगह बदल जाए तो तुम क्या करोगे। और फिर वो एक बड़ा राज खोलता है। वो कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं YBS का मालिक हूँ तो। सेजू सिन से पूछता है अगर मैं YBS का हेड होता तो तुम क्या करते। सिन कहता है मैं घुटनों के बल आगे माफी मांगूंगा। ये सुनने के बाद सेजू स्माइल करता है। वो कहता है तुम्हारा यही असली रूप है, कमजोर को दबाना और ताकतवर के सामने झुक जाना। सिन इसे पागलपन कहता है, लेकिन सेजू से कहता है मैंने कंपनी में बहुत सारे धोखे देखे हैं। वो अपने प्लान को जल्दी से आगे बढ़ाने का फैसला लेता है। दूसरी तरफ हम यूकिन को देखते हैं। उसे मीरे के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मीरे ने सेजू का पैर को ठुकरा दिया था और माफी भी किसी और से मंगवाई। वो चाहती है कि मीरे सेजू के साथ साफ हदें बनाए। दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं। वो जब घर आता है, सेजू की बातें उसको बार बार परेशान किए जा रही थी। उसे बाहर फ्यूचर मीरे मिल जाती है। फ्यूचर मीरे के बारे में उटपटांग बोलने लगती है। वो कहती है मीरे बहुत चालाक और लालची औरत है। वो कहती है वो बहुत चालाक और धोखेबाज है, वो मतलबी है। बट सिन को लगता है कि मीरे इतनी मासूम है कि वो झूठ नहीं बोल सकती। फ्यूचर मीरे कहती है अभी नहीं, लेकिन समय के साथ लोग बदल जाते हैं। वो सिन को मीरे से दूर रहने की चेतावनी देती है। अगले दिन हम मीरे और सिन को देखते हैं। वो दोनों एक ही लिफ्ट में टकरा जाते हैं। सिन दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन मीरे डरती नहीं और लिफ्ट के अंदर आ जाती है। मीरे अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं देती है। तभी वहाँ पे यूकिन भी आती है और सिन उसे खींच के अंदर ले लेता है। यूकिन सिन से पूछती है तुम्हें प्रपोजल के बारे में कैसे पता चला। सिन कहता है एक लड़की जिसका नाम मीरे है, उसने उसे तमाशा देखने के लिए वहाँ पे बुलाया था। मीरे ये सब सुनने के बाद गुस्से से अपना मुंह फुला के वहाँ से निकल जाती है। यूकिन सिन को कहती है वो मीरे की गलती नहीं थी। सिन हंसते हुए कहता है मुझे पता है, मैंने तो बस बचकाना बदला लिया। यूकिन सिन को डांटने लगती है। वो कहती है तुम कभी कभी इतना चाइल्डिश क्यों बन जाते हो। नेक्स्ट सीन में हम टीम को देखते हैं। वो लोग मीटिंग कर रहे थे कि वो लोग अपना नया शो में क्या दिखाएंगे। टीम मीटिंग में बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। तभी राइटर बे को उनका पुराना तरीका याद आता है। वो पैंडोरा बॉक्स निकालता है। पौराणिक कथे में सिर्फ उसमें उम्मीद बची थी। वो लोग ये तय करते हैं कि वो लोग पिछले घरों पे तहकीकात करेंगे। राइटर बे को ये पता चलता है कि एक मशहूर हवेली चेयरमैन ली की है। उधर हम फ्यूचर मीरे को देखते हैं। वो एक हवेली में रुकी हुई है और वो मीरे से कॉल पर बात कर रही थी। चेयरमैन ली को ये पता चलता है कि फ्यूचर मीरे जूनियर मीरे के साथ बात कर रही है।
और उसे ये बात भी पता चल जाती है कि सेजू उसे पसंद करता है। चेयरमैन ली तुरंत सेजू से पूछती है और सेजू हाँ कह देता है। फ्यूचर मीरे चेयरमैन ली को बताती है कि एक बार तुम्हें मीरे से मिल लेना चाहिए। चेयरमैन मीरे से मिलने के लिए तुरंत जाती है। फ्यूचर मीरे घबरा के तुरंत मीरे को टेक्स्ट करती है, लेकिन मीरे का फोन बस स्टॉप तक आने के लिए नहीं रुकता। चेयरमैन ली अपना भेष बदल के मीरे से बस के बारे में पूछती है और मीरे प्यार से उसे भीड़ भरे बस में चढ़ा देती है। चेयरमैन ली को भी कभी कभी आम लोगों का भीड़ का मजा लेना चाहिए। वहाँ का सीन काफी ज्यादा फनी था। बेचारी इतने अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि वो लोगों के ऊपर बार बार गिरे जा रही थी और उल्टा वो लोगों को ही डांटे जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन ली को देखते हैं। वो फ्यूचर मीरे को बताती है कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई और मैं तुम्हारी बेटी और मेरे पोते के रिश्ते के बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी। ये सुनने के बाद फ्यूचर मीरे काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे यूक्योन गुस्से में आती है और फ्यूचर मीरे को डांटने लगती है। वो कहती है तुम्हारी वजह से बेचारा सेजू का प्रपोजल खराब हो गया। तुमने ही जहरीली नागिन की तरह अपनी बेटी के दिमाग में उठपटांग बातें डालती हो। फ्यूचर मीरे उससे पूछती है क्या तुम सेजू को पसंद करती हो। वो यूक्योन को चेतावनी देती है कि वो सेजू के साथ नहीं रहेगी और सिन भी चालाक और तेज लड़कियों को पसंद नहीं करता है। मीरे राइटर बे को हॉन्टेड हाउस भूतिया घर पे नए साल निकलने का आइडिया देती है। भाई इसके खिलाफ है। वो कहता है मेरे को इसका अनुभव नहीं है। राइटर बे मेरे का भाई को छेड़ती है। वो कहती है तुम अपने बहन के हाथ से डर रहे हो। मीरे अपने भाई को मना लेती है। भाई मेरे को एक गरम कोट देता है। वो कहता है इसकी कीमत तुम्हारी सैलरी से कटेगी। इसका मतलब है कि मेरे को नौकरी मिल गई है। मीरे खुशी से अपने भाई को गले लगा लेती है। ये दोनों भाई बहन कितने ज्यादा प्यारे हैं। दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं। सिन सेजू का रेज्यूमे को चेक करने लगता है। वो यंग ग्रुप के फैमिली ट्री से सेजू का मॉम डैड का नाम मिलाता है और नाम मिल जाते हैं और सिन को पता चल जाता है कि सिंजू एक अमीर खानदान का वारिस है। भाई सिन से मीरे को प्रोजेक्ट पे गाइड करने के लिए कहता है। सिन पहले हिचकिचाता है लेकिन बाद में मान जाता है। उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक हॉन्टेड हाउस में रात को जानी पड़ेगी जहाँ पे वो लोग वेयरविच स्टाइल में खुद ही फिल्माएंगे। सिन घबरा जाता है। वो कहता है वहाँ पे कौन रुकेगा, हम। मीरे हंसने लगती है। वो कहती है सिन क्या तुम भूतों से डरते हो। जो कि पीटी मीरे को कहता है तुम सेजू से कैमरा चलाना सीख जाओ। सिन तुरंत कहने लगता है मैं सिखाऊंगा। सिन भाई साहब को तो अब जलन होने लगी है। सेजू मीरे को कैमरा सिखाने लगता है। मीरे पिछले रात के लिए माफी मांगती है। सेजू मीरे से पूछता है तुम सिन को क्यों पसंद करती हो, क्या इसलिए कि वो बैड बॉय है। मीरे कहती है कि सिन ने शुरुआत में उसकी काफी मदद की थी। फिर मीरे बताती है कि फ्यूचर मीरे ने मुझसे कहा था कि सिन मेरा होने वाला पति है। बेचारा सेजू सिर्फ खाली हंसी हंस पाता है। वो मेरे से पूछता है तुम सिन को इसलिए पसंद करती हो क्योंकि किसी ने कहा है कि वो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है। क्या ये सच में प्यार है? ये काफी गहरा सवाल था। मीरे सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम मीरे को देखते हैं। वो पहाड़ी पे फिसल के गिर जाती है। उसके पैर में चोट लग जाती है और वो जल भी जाती है। वो दर्द सह के काम करने लगती है। सिन उसकी लंगड़ाहट को नोटिस करता है लेकिन मीरे मना कर देती है। सिन और मीरे भूतिया घर में पहुंचते हैं। सिन भूतों से न डरने का नाटक करता है और मीरे दर्द में भी काम करने के लिए तैयार है। हवेली के अंदर मीरे और सिन थोड़ी सी आवाज में ही डर के मारे उछलने लगते हैं। सिन एक कोने में देख के मीरे से मकड़ी को हटाने के लिए कहता है। मीरे हंसने लगती है। वो कहती है सिन मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ पे रात भर टिक पाओगे। दूसरी तरफ हम सेजू को देखते हैं। वो मीरे को टेक्स्ट करके पूछता है क्या तुम्हें सेजू के लिए अपने जज्बात के बारे में कुछ पता चला। मीरे ना कहती है। सिन को मीरे के पैर में खून दिखता है। वो मीरे को डांटता है। वो कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारा पैर जल गया है। मीरे कहती है कि वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं सकती क्योंकि उसकी उम्र हो रही है। सिन नर्म पड़ जाता है। वो माफ कर देता है। सिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे पिछली रात को नहीं बुलाया था। मैं बस तुम दोनों को देखने के बाद बहुत गुस्से में था। दूसरी तरफ हम सेजू को देखते हैं। वो घर जाके अपनी दादी को बता देता है कि वो जल्दी ही सबके सामने अपनी असली पहचान को रिवील करेगा। वो सबको कह देगा कि मैं ही YBS का असली वारिस हूँ। दूसरी तरफ हम भाई को देखते हैं। वो फ्यूचर मीरे से पूछता है तुम सेजू और मीरे को एक साथ देखने के बाद इतने ज्यादा परेशान क्यों हो, बल्कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा। फ्यूचर मीरे चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि कुछ होगा। वो आंसू भरी आंखों से भाई को सच बताने की फैसला करती है। वो कहती है कि मैं मीरे हूँ और मैं फ्यूचर से आई हूँ। मैं तुम्हारी बहन मीरे हूँ। फ्यूचर मीरे ने भाई को सब कुछ सच सच बता दिया। भाई क्या करेगा।
क्या वो मेरे को सिन से दूर रखेगा? दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं। ठीक वही टाइम पर सिन मेरे को उठा लेता है। एक रोमांटिक मोमेंट आता है और सिन धीरे से उसकी तरफ झुकता है। सिन मेरे को किस करने वाला है